हेलो दोस्तों, आधार हिस्ट्री में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट और सीटेट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में आप सब लोगों की काफी डिमांड थी कि एक क्वेश्चन आंसर का सेट लगाया जाए। तो दोस्तों, आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आज के इस वीडियो में 18-19 क्वेश्चन ऐसे अलग छांट कर लेकर आया हूं जो रिपीट होने की संभावना अधिक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो रीट के नाम से हो, चाहे आरटेट के नाम से हो, चाहे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होने की संभावना अधिक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन अलग करके लाया हूं जो आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? ऑप्शन है मैकडूगल, थॉर्नडाइक, एडलर और स्किनर। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास होता है। मानव विकास कैसे होता है? कर्मिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिक होता है या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। जो मानव का विकास होता है वो एक कर्मिक रूप से होता है और निरंतर भी होता है, और व्यक्तिक अर्थात हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न होता है। कईयों में विकास की गति तेज होती है, कईयों में धीमी होती है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति में विकास अलग अलग रूप में होता है, लेकिन वो कर्मिक भी होता है, निरंतर भी होता है और व्यक्तिक भी होता है। इस वजह से इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास होता है। अब ये सेम क्वेश्चन है, मानव विकास होता है, लेकिन ऑप्शन अलग है। इसमें ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक, अमापनीय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, अर्थात जिसको मापा भी जा सकता है और गुण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में मानव का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का। ब्रिजेज एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने उत्तेजना को बताया था कि उत्तेजना संवेगात्मक विकास का एक रूप होता है, संवेगात्मक विकास का एक भाग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संवेगात्मक विकास। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपकी रीट एग्जाम में और जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी अधिक है। दोस्तों, इन क्वेश्चन आंसर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, एंडोक्राइन ग्लैंड, मांसपेशियों में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। जो शारीरिक विकास होता है वो स्नायुमंडल में भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड ये एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि का भी होता है और मांसपेशियों में वृद्धि तो होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी में शारीरिक विकास होता है। आगे बात करते हैं, रुचि होती है। रुचि ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक या केवल भावात्मक, और द ऑप्शन है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक। तो व्यक्ति में जो रुचियां होती है वो ज्ञानात्मक भी होती है, इसके अलावा क्रियात्मक भी होती है और भावनात्मक भी होती है। तो राइट ऑप्शन होगा द, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। व्यक्ति में रुचि तीनों प्रकार की होती है। आगे बात करते हैं, विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि को वृद्धि कह सकते हैं, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि होती है वो गुणात्मक होती है, और आकार, सोच, समझ, कौशल इन सभी में जो वृद्धि होती है वो विकास में वृद्धि मानी जाती है। इसके अलावा जो अभिवृद्धि होती है वो मापनीय होती है, जिसको मापा जा सकता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जिसमें शारीरिक वृद्धि को माना जाता है, और विकास का जो रूप होता है
वो विस्तृत क्षेत्र होता है, अभिवृद्धि एक संकुचित क्षेत्र है। तो विकास में जो वृद्धि होती है उसका तात्पर्य है कि आकार में भी वृद्धि हो, सोच समझ और कौशल में भी वृद्धि हो, तो उसको विकास में वृद्धि माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या नकारात्मक है? तो विकास जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात विकास को मापना सरल नहीं होता, विकास को आसानी से मापा नहीं जा सकता। इसके विपरीत अगर अभिवृद्धि होती है तो उसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापना जटिल होता है। और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, ना कि रचनात्मक, ना कि गणनात्मक। गणनात्मक अर्थात जिसकी गणना की जा सके, या नकारात्मक विकास नहीं होता है, विकास गुणात्मक होता है। आगे बात करते हैं, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध विकास से है, बुद्धि से है, या सृजनात्मकता से है, या रुचि से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो दोस्तों परिपक्वता का जो संबंध होता है वो विकास से होता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है उसमें परिपक्वता अपने आप आती जाती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसका विकास भी होता है और उसमें परिपक्वता भी आने लगती है। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है वो विकास से होता है। आगे बात करते हैं, विकास शुरू होता है शैशव अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, उत्तर बाल्य अवस्था से, या पूर्व बाल्य अवस्था से? तो विकास का जो प्रारंभ है वो प्रसव पूर्व अवस्था से हो जाता है। दोस्तों जब से गर्भाशय में भ्रूण बनता है उसी समय से विकास का प्रारंभ माना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि का, विकास का, परिपक्वता का, या उन्नयन का? तो आकार बढ़ना अर्थात जिसको अपन माप सकते हैं, आकार को अपन माप सकते हैं, तो अभिवृद्धि का अगर आकार बढ़ता है तो अपन उसको अभिवृद्धि में माना जाता है। अगर बालक की लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, तो इन सबको अपन माप सकते हैं, तो उसको अभिवृद्धि के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके अलावा बालक में कोई गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उसमें परिपक्वता आ रही है, उसमें ईमानदारी का गुण डेवलप हो रहा है, तो ये सब चीजें विकास के अंतर्गत मानी जाती है, और जिनको नापा जा सकता है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत मानी जाती है। तो आकार बढ़ने से अर्थ होता है अभिवृद्धि में परिवर्तन हो रहा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, दैहिक विकास से, सामाजिक विकास से, मनोसामाजिक विकास से। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणा अर्थात कोई भी कॉन्सेप्ट का विकास बालक के बुद्धि के अंदर, मस्तिष्क के अंदर होता है, तो उसका मुख्य रूप से संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध बौद्धिक विकास से होता है। जैसे जैसे बालक का बौद्धिक विकास होता है वैसे वैसे उसके अंदर चीजों को लेकर अवधारणा का विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पूछा है नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। यहाँ पे आपको पूछा है कि शैशव अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो शारीरिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, तो ये तो इसकी विशेषता है। दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, जब बालक छोटा होता है तो कोई भी कार्य अपने स्वयं से नहीं कर पाता, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, चाहे उसको खाना खाना हो या पानी पीना हो, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो शैशव अवस्था की ये भी एक विशेषता है कि बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। नैतिकता का होना, नैतिकता जब मैंने आपको बताया था नैतिक विकास, तो उसमें पढ़ाया था कि जब बालक शैशव अवस्था में होता है तब वो न तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, तो वो नैतिकता के रूप में नगण्य होता है, नैतिकता उसमें शून्य होती है। अपन ना तो ये कह सकते कि वो नैतिक है, ना ये कह सकते कि वो अनैतिक है। तो शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा कि नैतिकता का होना। शैशव अवस्था में बालक में नैतिकता नहीं होती है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये शैशव अवस्था की एक विशेषता है कि बालक जब शैशव अवस्था में होता है तो उसका मानसिक विकास काफी तीव्र गति से बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नैतिकता का होना, शैशव अवस्था की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता या अपन कह सकते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है।
कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? ऑप्शन है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया है। जब मैंने आपको बाल्य अवस्था के उपनाम पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता अर्थात इस शब्द का अर्थ है कि बालक अपने मन में यह समझता है कि मैं अब परिपक्व हो चुका हूं, मैं बड़ा हो चुका हूं। ये बालक कब समझता है? जब वो बाल्यावस्था में होता है, लेकिन वो एक्चुअल में वास्तव में वो उतनी उसमें समझ विकसित नहीं हो जाती है। इस वजह से इसको मिथ्या परिपक्वता या झूठी परिपक्वता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बालक का स्वयं की एक सोच होती है कि वो परिपक्व या बड़ा हो चुका है, और ये सोच वो आती है जब वो बाल्यावस्था में होता है। वो अपने से छोटे जो भी बालक है उनको वो डांटता है, उनको वो समझाता है, और उनके सामने खुद ये समझता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं। तो इस वजह से इसको बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है टर्नर, मोंटेसरी, सेगुइन या बर्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टर्नर। टर्नर जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये प्रयोग किया था कि माता की आवाज सुनकर बालक के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। दोस्तों बाल विकास में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और वही सिद्धांत आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाल विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था और बाल विकास में इसी को आधार माना था। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्या की अवधि कहा जाता है? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्या की अवधि कहा जाता है या समस्या का काल कहा जाता है? ऑप्शन है किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समस्याओं का काल किशोर अवस्था को कहा गया है। आपने जब मैंने आपको किशोर अवस्था पढ़ाई थी तब बताया था कि किशोर अवस्था के उपनामों में इसको तूफान एवं संघर्ष की अवस्था या समस्याओं की अवस्था, समस्याओं का काल इत्यादि इसको उपनाम दिए गए हैं। तो किशोर अवस्थाओं को समस्या की अवधि कहा जाता है, क्योंकि किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसमें काफी परिवर्तन, उसको शारीरिक परिवर्तन भी झेलने पड़ते हैं, इसके अलावा उसको मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से बालक जो होता है वो समाज में और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सामंजस्य या समायोजन स्थापित करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से समस्याओं की आयु किशोर अवस्था को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा गया है? नायक पूजा अर्थात किसी व्यक्ति को आप आइडियल मानते हो और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हो, तो उसको नायक पूजा अर्थात विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य अर्थात नायक पूजा की प्रवृत्ति का आधिक्य किस अवस्था में रहता है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके देखते हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था या प्रारंभिक किशोर अवस्था। तो कौन सी अवस्था में नायक पूजा की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रारंभिक किशोर अवस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था का जो बालक होता है वो किसी व्यक्ति को अपना आइडियल मान लेता है, चाहे वो कोई दार्शनिक हो, चाहे कोई स्वतंत्रता सेनानी हो या किसी फिल्म का एक्टर भी हो सकता है, और वो उसको पसंद करने लगता है। तो उसी को नायक पूजा की प्रवृत्ति जो होती है वो प्रारंभिक किशोर अवस्था में अत्यधिक देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी बनाकर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।